हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। तो हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं निवेश फलन, जिसको हम बोलते हैं। इसका ये पार्ट नंबर 2 है और इसी चैप्टर के इस सेकंड पार्ट के अंदर आपका ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो चीज़ कहना चाहता हूँ, आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपका जो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप जिसको छोड़ सकते हैं, कि जैसे आपका ये है कि आपका जो सप्लाई प्राइस है उसको हम कैसे निकालते हैं, जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को जो है हम छोड़ सकते हैं। तो ये है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि जैसे ये हमारे पास आता है ये टेबल। ये बेसिकली क्या है, एक एग्जांपल है, तो हमें इन सारी चीज़ों को स्किप करेंगे क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा आप लोगों के लिए जो है वो डिफ़िकल्ट होगा, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास आता है जैसे ये है, तो ये चीज़ हमें पढ़नी है। ये क्या है हमारे पास कि इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व, जिसको हम बोलते हैं निवेश मांग वक्र। निवेश मांग वक्र क्या हो, ये आप बेसिकली ये आपको रिलेशनशिप बताता है किस चीज़ के अंदर। एक तो आपका एमएसी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, और एक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इन दोनों का जो रिलेशन बताता है वो बताता है इन्वेस्टमेंट के साथ, कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो किस तरीके का होगा अगर इन दोनों में चेंज होता है, तो उस कंडीशन को ये बताता है। बेसिकली ये हेल्प करता है किसकी, कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं आपके, जो निवेशकर्ता होते हैं, उनकी हेल्प करता है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज़ करना है तो वो किस कंडीशन में इंक्रीज़ किया जाएगा, उन सारी चीज़ों को बताता है आपका एमईसी और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो। तो यहाँ पे जो कर्व है वो आपका क्या शो करता है, इट इज़ शो द डिफरेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द डिफरेंट लेवल ऑफ इक्वलिटी बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। इट इज़ कॉल्ड डिमांड कर्व या इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व हम इसको बोलते हैं। कि ये क्या है, आपको डिफरेंट अमाउंट को बताता है कि अगर मान लीजिए आपका जो एमईसी और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दिया हो, कि अगर वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना होगा, उस चीज़ का जो रिलेशन है वो बताता है आपका ये दोनों। कि अगर मान लीजिए आपका 100 इन्वेस्टमेंट है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कम होकर 5% हो जाए तो उस कंडीशन में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका कितना हो जाएगा, 500। यानी कि जब आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती है तो उस कंडीशन में जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। 100 से ये हो गया आपका 500। तो जो ये रिलेशन है, इस रिलेशन को जो है बताता है आपका इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व। उसके बाद हमारे पास हमें इसी चीज़ को क्या है, टेबल जो हमारे पास ये डायग्राम है इससे हम देख लेते हैं कि हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक आपके पास ओ एक्सिस है और एक हमारे पास क्या है, ओ वाई एक्सिस है। तो ओ एक्सिस के ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट यानी कि हमने निवेश को लिया है, और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने एमईसी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, पूंजी की सीमांत कुशलता को लिया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने लिया है जिसको हम बोलते हैं ब्याज की दर। तो इन दो चीज़ों को हमने लिया है। एक ही हम बात करें इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पे क्या हमें शो करा है कि अगर मान लीजिए आपकी जो एमईसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, 50 करोड़ का है। कि अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट और एमईसी क्या है आपकी 10% है यानी कि हाई है, तो उस कंडीशन में आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो आपका कितना होता है, 50 करोड़। ये कंडीशन क्या है, एक ही है। अगर हम कंडीशन बी की बात करें तो कंडीशन बी आपको क्या बताती है, कंडीशन बी हमें बताती है कि अगर आपकी एमईसी और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है यानी कि जो ब्याज की दर है, अगर वो दोनों क्या वो कम हो जाए, और वो कम होकर कितना हो जाए, 9%, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट आपका क्या होगा, वो इन्वेस्टमेंट आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट अब आपका इंक्रीज़ होकर कितना हो गया, 100 करोड़ के इक्वल। सेम कंडीशन क्या है आपकी सी पॉइंट के ऊपर है। सी पॉइंट पे क्या है, आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और एमईसी है एंड एमईसी दोनों ही क्या है आपकी कम हो गई, और कम होकर इनकी जो रेट है वो कितनी हो गई, 8%। और जो आपका इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट आपका क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, कितना, 150 करोड़। तो ये कंडीशन आपकी बताते हैं।
अब ये कंडीशन हुई क्यों है? बेसिकली आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है उसके बीच में क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इन्वर्स यानी कि उल्टा रिलेशनशिप। अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट आपका कम होता है, और अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम होगी तो आप इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है आपका बैंक, कि अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा होगी तो जो भी इन्वेस्टर जो है बैंक से लोन लेगा, उसको जो लोन लेगा उसको क्या है, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को पे करनी पड़ेगी। सपोज दैट अगर वो 100 करोड़ का लोन लेता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कितनी है, 10% है, तो उसको क्या है, इस 100 करोड़ के लिए 10 लाख रुपये जो है वो आपको पे करनी पड़ेंगी। अगर यही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कम होकर 2% हो जाए तो अब जो 100 करोड़ रुपये उसने लोन लिए हैं तो अब उसको सिर्फ क्या है, 2 लाख रुपये ही जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे देना पड़ेगा, ब्याज के तौर पे देना पड़ेगा बैंक को। तो ये रिलेशनशिप बेसिकली आपका बताता है। तो अगर हम क्या है, जो हमारे पास ये पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, अगर इन तीनों पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो हमारे पास एक कर्व आता है, आई कर्व, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व। तो ये हमारे पास है। उसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यानी कि ऐसे तत्व जो आपकी क्या है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को प्रभावित करते हैं। यानी कोई यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किसको, एमएससी को इफ़ेक्ट करने वाले, यानी कि प्रभावित करने वाले तत्व। तो इनके यहाँ पे हम बात करेंगे। ये बेसिकली हम इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक हमारे पास आता है शॉर्ट रन और एक हमारे पास है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन को हम बोलते हैं अल्पकालीन और लॉन्ग रन को हम बोलते हैं दीर्घकालीन। तो इन दोनों की क्या है, हम इन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास शॉर्ट रन की। अगर हम बात करें तो शॉर्ट रन में आता है सबसे पहले साइज ऑफ मार्केट, यानी कि बाजार का आकार। बाजार का आकार की अगर हम बात करें, अगर मार्केट आपकी बड़ी है, यानी कि अगर आप बिग मार्केट में अगर हम काम कर रहे हैं तो उसके कुछ एडवांटेज होते हैं। क्यों? एक तो एडवांटेज उसके ये होते हैं कि जो आपकी डिमांड है, जो आपकी मांग है, वो आपकी प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी कि आपकी वर्तमान और भविष्य के अंदर क्या है, जो आपकी वर्तमान और भविष्य के अंदर जो डिमांड है गुड्स की, वो ज़्यादा होगी। अगर डिमांड आपकी ज़्यादा है, यानी कि अगर आपकी मांग ज़्यादा है, तो उसको पूरा करने के लिए आपका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, और प्रोडक्शन के साथ हमें पता है कि जब उत्पादन ज़्यादा होता है तो प्रोड्यूसर या इन्वेस्टर के जो है प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। और ये क्या है, एमएससी जो है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो भी ज़्यादा होगा। यानी कि अगर आपने 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो इससे जो आपको प्रॉफिट मिलेंगे वो प्रॉफिट भी आपको क्या है, ज़्यादा मिलेंगे, और प्रॉफिट भी आपको क्या है, ज़्यादा मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है फ्यूचर एक्सेप्टेशंस की। फ्यूचर एक्सेप्टेशंस क्या है कि यहाँ पे हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यानी फ्यूचर एक्सेप्टेशंस, जिसको हम हिंदी में, अगर हम हिंदी की और बात कर लेते हैं, क्योंकि हिंदी का यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था, कि लागत और जो आपकी कीमत संबंधी संभावनाएं क्या हैं। क्या लिखते हैं हम इसको, ये हमारे पास होता है लागत और कीमत संबंधी संभावनाएं। तो ये क्या होती है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी, तो फर्स्ट जो हमारे पास आता है कि अगर हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एक कस्टमर है, एक प्रोड्यूसर है हमारे पास, जब वो किसी गुड का प्रोडक्शन करता है तो वो 2 चीज़ों के बारे में ध्यान रखता है। इसके बारे में, एक तो कॉस्ट, यानी कि जिस वस्तु का वो उत्पादन कर रहा है उसकी लागत, और दूसरा प्राइस, यानी कि वस्तु की कीमत। अगर भविष्य में उसको लगता है कि आज जब वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है 2021 में, तो भविष्य के बारे में सोचता है 2022 के बारे में, कि 2022 के अंदर क्या कंडीशन होगी। अगर उसे लगता है कि 2022 के अंदर जो सिचुएशन है वो ये है कि जो कॉस्ट है, जो लागत है, वो तो बढ़ जाएगी और जो कीमत है वो कम हो जाएगी। तो अगर इन दोनों कंडीशन के अंदर क्या है, ये जो कंडीशन है कि आपकी जो कॉस्ट है वो
बढ़ेगी और जो प्राइस है कम होंगे, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो प्रॉफिट है वो क्या होते हैं। हम सभी को पता है कि अगर कॉस्ट आपकी बढ़ेगी और प्राइस अगर आपके कम होंगे तो आपके जो प्रॉफिट है वो भी कम होते हैं। तो प्रॉफिट कम होते हैं तो आपकी जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो भी आपकी क्या होगी, कम होगी। दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, जो वाइस वर्सा कंडीशन भी आप जो है उसकी स्टडी कर सकते हैं कि कोई आपके पास बी जो प्रोड्यूसर है वो क्या सोचता है कि जो भविष्य है उसके अंदर जो कॉस्ट है वो कम होगी और जो प्राइस है वो बढ़ेंगे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है आपके प्रॉफिट आपके ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपकी प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ जो कैपिटल है वो भी ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है कि उपभोग प्रवृत्ति की यहाँ पे बात की गई है कि आप जो है इनकम का कितना पार्ट खर्च करते हैं। अगर कोई भी इंसान अगर वो इनकम का ज़्यादा पार्ट खर्च करता है यानी कि कंज्यूम करता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो जो है गुड्स की डिमांड भी ज़्यादा करेगा, और अगर वो डिमांड ज़्यादा करेगा तो इसका हमें पता है कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन के साथ साथ जो प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा होता है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर कोई एरिया ऐसा है जहाँ पर भविष्य के अंदर ऐसा महसूस किया जाता है कि अगर जो कोई गुड है अगर उसको ज़्यादा कंज्यूम किया जाएगा तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो आपका ज़्यादा होती है। इसकी दूसरी कंडीशन जो है वो उल्टी भी हो सकती है कि अगर ऐसा लगता है कि कहीं पर जो उपभोग प्रवृत्ति है वो ऐसी है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो ऐसा है कि जहाँ पर कंजम्पशन जो है वो कम किया जाता है। अगर कंजम्पशन कम होता है तो हमें पता है कि डिमांड भी कम होगी, और अगर डिमांड ही नहीं है तो कोई भी प्रोडक्ट जो गुड्स है वो बनेगा क्यों, और अगर बनेगा नहीं तो प्रॉफिट नहीं होंगे, और अगर प्रॉफिट नहीं है तो प्रॉफिट का जो सीधा सा रिलेशन है वो आता है आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के साथ कि वो भी कम होता है। उसके बाद हमारे पास एक आता है इसके अंदर साइकोलॉजी ऑफ एंटरप्रेन्योर की जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो उद्यम है मार्केट के अंदर, उनकी जो मनोस्थिति है उद्यमियों की वो कैसी है। कि अगर इसमें क्या है, दो टाइप के आपके जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो होते हैं। एक तो आपके होते हैं बुल, जिन्हें हम बोलते हैं क्या, बुल, और इन्हीं को क्या है हम हिंदी में बोलते हैं तेज तड़िए। तेज तड़िए क्या होते हैं, ये ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं, ये ऐसे निवेशकर्ता होते हैं जो कि आपका क्या है मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए काम करते हैं, यानी कि मार्केट में तेज़ी के लिए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो क्या होती है आपकी, अच्छी होती है। इसकी दूसरी एक्सपेंड कंडीशन भी होती है जहाँ पर आपके जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बियर होते हैं, और जो बियर्स होते हैं उनको हम हिंदी में बोलते हैं मंदिड़ियों, मंदिड़ियों क्या होते हैं, ये ऐसे निवेशकर्ता होते हैं जो कि मार्केट को क्या है नीचे लेके जाने की कोशिश करते हैं, और अगर मार्केट नीचे जाती है तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो भी आपका क्या है डाउन होता है। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद हमारे पास आता है इनकम लेवल की। अगर मान लीजिए कि जो इनकम लेवल है उसका रिलेशन होता है किसके साथ, कंजम्पशन के साथ, कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा होती है तो आप कंजम्पशन भी क्या है ज़्यादा करते हैं, और कंजम्पशन अगर आपका ज़्यादा होगा तो पता है फिर हमें डिमांड भी ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन भी आपका ज़्यादा होगा, और जो प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा होंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो भी आपकी क्या है ज़्यादा होती है। उसके बाद हमारे पास आता है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 बताता है आपका टैक्सेशन, कि अगर जो हाई रेट ऑफ टैक्सेशन लगाया जाता है प्रोड्यूसर्स के ऊपर, और प्रोड्यूसर को ऐसा लगता है कि भविष्य के अंदर उनके ऊपर जो है वो टैक्स ज़्यादा लगेंगे, यानी कि कर पॉलिसी जो है, कर नीति अगर वो इस प्रकार की है कि जो प्रोडक्शन करने पे उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट को क्या है कम करती है। कि जैसे मान लीजिए अगर आपने 100 यूनिट गुड का प्रोडक्शन किया तो इसके ऊपर आपको टैक्स रेट है वो 10% देनी पड़ रही है, तो प्रोड्यूसर सोचता है कि ठीक है ये कंडीशन ओके कंडीशन वो मान लेता है। दूसरी, अगर मान लीजिए वो क्या करता है कि 1000 यूनिट गुड़ का प्रोडक्शन करता है, लेकिन सरकार क्या करती है इसी के ऊपर
20% या 25% जो है वो टैक्स लगा देती है। तो ये कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इस तरीके का महसूस कराते हैं कि अगर वो ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो टैक्स भी उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो आपका इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है, वो आपका नीचे आ जाता है और जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो आपकी कम आ जाती है। तो ये आता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं लॉन्ग टर्म फैक्टर्स, जिसको हम बोलते हैं दीर्घकालिक तत्व। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास है दीर्घकालिक तत्व। दीर्घकालिक तत्व आपके पास क्या होते हैं? तो फर्स्ट हमारे पास है पॉपुलेशन, कि अगर जो किसी भी जो कंट्री है, अगर वहाँ पे जो पॉपुलेशन यानी कि जो जनसंख्या है, अगर उसका साइज ज़्यादा हो तो ऐसी मार्केट के अंदर जो गुड्स की डिमांड है लॉन्ग रन के अंदर, वहाँ पर क्या है, गुड्स की डिमांड ज़्यादा होती है। वहाँ पे जो गुड्स की डिमांड है वो क्या होगी, आपकी ज़्यादा होगी। तो जो प्रोड्यूसर है वो हमेशा ये सोचता है कि जिस मार्केट के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो कंजम्पशन की प्रवृत्ति होगी, जो उपभोग की प्रवृत्ति होगी, वो भी क्या है, वहाँ पर ज़्यादा होती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो भी आपका ज़्यादा होगा। उसके बाद आता है आपका नेचर ऑफ इकोनॉमी, कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था की प्रकृति, कि अर्थव्यवस्था की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है। आपकी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपकी क्या होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स आपकी क्या होती है, ये आपकी क्या है, एक ऐसी टाइप की इकोनॉमी है जिसके अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं वो आपकी क्या है, प्राइवेट सेक्टर जो है उसके द्वारा कंट्रोल की जाती है। प्राइवेट यानी कि जिसको हम बोलते हैं निजी क्षेत्र के द्वारा वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी आपके डिसीजन होते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, वो आपकी क्या है, मार्केट अपने आप लेती है। किसकी हेल्प से? डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि मांग और पूर्ति की हेल्प से क्या है, उनके डिसीजन लिए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है, जब प्रोड्यूसर को लगता है कि डिमांड गुड्स की ज़्यादा है, तो वो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता है। वो क्या करता है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है और जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ा दिया जाता है। और इन्वेस्टमेंट के साथ क्या है, उसके प्रॉफिट भी बढ़ते हैं और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ जो कैपिटल है वो भी आपका इंक्रीज होता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपकी जो सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, जिसको हम बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं, ये क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं। समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं क्या होती हैं, जहाँ पर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं वो कंट्रोल करी जाती हैं सरकार के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट उन सभी को क्या है, कंट्रोल करती है। और गवर्नमेंट किसके लिए काम करती है? गवर्नमेंट काम करती है वेलफेयर के लिए, जिसको हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट काम करती है कल्याण के लिए। कि जितना ज़्यादा गवर्नमेंट कल्याण के लिए काम करेगी तो गवर्नमेंट का मोटिव जो है वो प्रॉफिट कमाने का नहीं होता। तो यहाँ पर जो आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो आपकी डाउन होती है। उसके बाद आपका आता है थर्ड के इनोवेशन और कंज्यूमरिज्म। इनोवेशन या कंज्यूमरिज्म क्या होता है, इसको हम जो हिंदी में बोलते हैं वो हमारे पास आता है नवपरिवर्तन, नवपरिवर्तन। और दूसरा हमारे पास इसमें आता है उपभोक्तावाद। तो ये दोनों क्या है, बेसिकली आपका जो क्या है, नवपरिवर्तन आर्थिक क्रियाओं में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर। कि अगर जो उपभोक्ता है, अगर वो नई नई चीज़ों का जो है वो डिमांड करते हैं, कि उन्हें क्या है, नए गुड्स की अगर ज़रूरत पड़ती है और नए गुड्स की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो नया इन्वेस्टमेंट होगा। और ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है, नई रिसर्च होती है और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ जो कैपिटल है वो आपकी क्या होगी, ज़्यादा होती है। उसके बाद फोर्थ आता है हमारे पास ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड। ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड जो आपके पास है वो कैसी कंडीशन है, इसके अंदर क्या है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है, उनको इंटरनेशनली क्या है, सेल किया जाता है। कि अगर मान लेते हैं हम इंडिया को ही ले लेते हैं, इंडिया हम एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया हमारे पास क्या एक कंट्री है जहाँ पर क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज जिसको हम बोलते हैं वस्तुएं और सेवाएं, इनका अगर प्रोडक्शन किया जाता है तो अगर इनका इजीली हम एक्सपोर्ट कर पाएँ, यानी कि इजीली हम इसका क्या है, निर्यात कर पाते हैं,
तो उस कंडीशन के अंदर क्या है, जो इनकम है वो बढ़ती है, किसकी, जो फर्म है उनकी इनकम बढ़ेगी, साथ साथ उनके जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम वैश्वीकरण हम हिंदी में बोलते हैं, और फ्री ट्रेड, इसकी भी मैं आपको बात बताऊंगा अभी, लेकिन यहाँ पे हम पहले इस एस्पेक्ट को समझ लेते हैं कि अगर उनके प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर जो है उनकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो भी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो इजीली गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और जब गुड को एक्सपोर्ट करेंगे तो उनके लिए नए अवसर हैं आय कमाने के, नई अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास हैं कि वो अपनी इनकम जो है उसकी क्या है, ग्रोथ कर पाएँ। तो ये आपका जो ग्लोबलाइजेशन है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, भूमंडलीकरण। ग्लोबलाइजेशन जो वर्ड है, इसका हिंदी में हम इसको बोलते हैं भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण है, और फ्री ट्रेड को हम बोलते हैं मुक्त व्यापार। तो ये दोनों क्या है। अब भूमंडलीकरण का तो हमने बता दिया कि यहाँ पे जितनी भी आपकी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर आर्थिक क्रियाएं होती हैं, वो सारी की सारी आपकी आर्थिक क्रियाएं क्या है, एक वर्ल्ड के अंदर होती हैं। सारे वर्ल्ड को क्या है, एक जोड़ के रख दिया है एक जो ग्लोबलाइजेशन है उसने, कि इंडिया है, इंडिया हो, चाहे यूएसए हो, चाहे यूके हो, ये सारी जितनी भी कंट्रियां हैं अलग अलग, अब इजीली क्या है, एक दूसरे के साथ ट्रेड करती हैं, एक दूसरे के साथ व्यापार करती हैं। जैसे नेपाल हो गया, और साथ में हमारा क्या है, चाइना हो गया। कोई भी जो कंट्री है वो जो है सारी गुड्स अपने आप नहीं बनाते, वो एक दूसरे की गुड्स का क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो जितना भी आपका जो वर्ल्ड है वो एक तरीके से क्या हो गया, एक गाँव की तरह हो गया, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। कि जितनी भी हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, वो सभी क्या है, विश्व के सभी देशों के साथ जुड़ी हुई है, और एक दूसरे के लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें फ्री ट्रेड की, तो फ्री ट्रेड क्या है, फ्री ट्रेड होता है कि आपका जो इंपोर्ट आप कर रहे हैं या आप गुड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि आप गुड़ का क्या है, या तो आयात कर रहे हैं या आप क्या है, निर्यात अगर आप कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर कोई भी जो टैक्स है वो नहीं लगाया जाता। अगर कोई भी टैक्स जो है अगर ना लगाया जाए तो उसको, उस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्री ट्रेड, यानी कि मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार हम इसको बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मेजरमेंट टू स्टिमुलेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की। जो आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो होता है, निजी निवेश जिसको हम बोलते हैं, कि अगर आपका जो निजी निवेश है उस निवेश को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, निजी निवेश को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, प्रोत्साहित कैसे किया जाए, प्रोत्साहित करने के उपाय क्या क्या हम ऐसे मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाया जा सके। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा इसके अंदर आता है वो हमारा आता है किसमें, रिडक्शन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि जब ब्याज की दर है तो ब्याज की दर में कमी, कि ब्याज की दर में कमी करके हम क्या है, इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने ऐसे अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो दिए कि आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर उसको कम कर दिया जाता है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका बढ़ जाता है, कि अगर आप ब्याज की दर को कम करते हैं निवेश आपका बढ़ जाएगा। इसके अंदर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हुए, जैसे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हुए हैं। एक हमारे पास जो है बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट है केंज का ये पॉइंट ऑफ व्यू था, उन्होंने इस तरीके के व्यू पॉइंट रखे। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये बताना है कि अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम हो जाती है तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा होगा, और अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया जाता है तो ये आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगा, कम होगा। इसका कारण आप बता सकते हैं बैंक, कि अगर बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देता है तो जो आपका इन्वेस्टर है जो निवेश करता है उसको लोन जब वो रिटर्न करेगा तो उसको जो है ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पे करनी पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है, आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कम होगा। दूसरी कंडीशन आप इसकी इन्वर्स करके बता दें कि अगर आपके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वो कम होती है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन के अंदर जो निवेश करता है उसको कम पैसे जो है वो बैंक को पे करने पड़ेंगे। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे पढ़ने के लिए, तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर वो कम हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा। बेसिकली इन सारी चीज़ों को जो है वो
अगर हम समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमें केन्स की जो थ्योरी है उनको पढ़ना पड़ेगा कि किस तरीके से काम करता है। बेसिकली हम इसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप की एक थ्योरी इसके अंदर आती है, तो कभी हम जब क्लास में हम बात करेंगे तो वहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। उसके बाद आता है रिडक्शन इन टैक्स, कि अगर जो टैक्स है अगर उनको कम कर दिया जाए, जो आपके कर हैं उनको करों में कमी अगर कर दी जाए तो वो आपकी क्या है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाती है। कि अगर हम बात करें एक प्रोड्यूसर की, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक प्रोड्यूसर है और उसकी इनकम कितनी है 1000 करोड़, अगर उसके ऊपर आपने टैक्स लगा दिया 20%, तो 20% तो क्या है इसने, यानी कि इसका 1000 करोड़ का इसने क्या करा, 20 यानी कि 200 करोड़ तो इसने क्या करे टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को दे दिए। तो इसके पास कितने बचे, इसके पास बचते हैं सिर्फ 800 करोड़। अब ये 800 करोड़ रुपए ही क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, और वो भी इसको कहीं ना कहीं वो जो है ये डिमोटिवेट जो है वो फील करता है कि वो इन्वेस्टमेंट ना करे, क्योंकि उसको गवर्नमेंट से जो क्या है बेनिफिट नहीं मिल रहे। दूसरी तरफ अगर आप इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दें, जो आपने टैक्स पे करवा रहे हैं उससे अगर आप उसको 5% कर दें, तो अब ये 5% क्या है, इसके पास जो है 950 करोड़ इसके पास बच जाएंगे, और जो टैक्स पे करेगा अब ये वो सिर्फ करता है सिर्फ 50 करोड़। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है, जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा। ऐसी कंडीशन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है, वो आपका क्या होता है, बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे समझने लायक है हमारे पास वो ये है कि आपका जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के इनकम का जो सोर्स है वो सोर्स भी क्या है, वो सोर्स है आपका टैक्स। कि अगर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगी तो गवर्नमेंट की इनकम नहीं होगी, तो गवर्नमेंट जो वेलफेयर या जो आपके कल्याण के लिए काम करती है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी आपका कम हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये सॉल्यूशन है, ढूंढा जा सकता है कि गवर्नमेंट को अपने कोई अदर्स जो हैं इनकम के सोर्स उनको ढूंढने पड़ेंगे, इनकम के जो अदर साधन है वो उनको तलाश करने पड़ेंगे। तो इसकी यहाँ पे बात की गई। उसके बाद आता है वेज कट पॉलिसी। वेज कट पॉलिसी जो है वो क्या होती है कि अगर आपकी जो वेज है अगर उसको कम कर दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या इम्पैक्ट उसके देखे जाएंगे। वेज का मतलब होता है यहाँ पे मजदूरी। वेज को हम क्या बोलते हैं, मजदूरी हम इसको बोलते हैं। तो मजदूरी की कंडीशन में क्या स्थिति है, इसका जो सिंपल मीनिंग है वो ये है कि अगर मान लीजिए आप वेजेज या मजदूरी को आप क्या कर दें, कम करेंगे, तो इससे जो प्रोड्यूसर है उनकी जो इनकम है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, उनके जो प्रॉफिट है वो क्या होते हैं, ज़्यादा होंगे। क्यों, एक कंडीशन हम ले लेते हैं कि आपको क्या है, कोई एक गुड जो है उसका प्रोडक्शन करना है, इसका क्या है आपको प्रोडक्शन आपको करना है। इसका प्रोडक्शन करने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, मान लेते हैं आप सिर्फ लेबर का यूज़ करते हैं, और इस लेबर को आप वेच दे रहे हैं कितनी, 200 रुपीज़। तो 200 रुपीज़ आपकी क्या है, कॉस्ट है। ये क्या है, आपकी कॉस्ट है इस गुड को बढ़ाने के लिए। एक कंडीशन तो हमारे पास है ये, तो यहाँ पे जो आपकी इनकम है वो क्या, वो हम देख लेंगे। दूसरी कंडीशन है आपकी ये कि अगर आप एक गुड बनाते हैं और एक गुड का जब आप प्रोडक्शन करते हैं, जब आप उत्पादन करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, लेबर का यूज़ ही करेंगे। और लेबर का यूज़ करने के बाद में हम ये देखते हैं कि जो आपने वेज दिए हैं, जो आप इसको मजदूरी देते हैं, ये मजदूरी को आपने क्या करा, इसको आपने 100 रुपये कर दिया। तो जब आप इसको 100 रुपये करते हैं तो जो प्रोड्यूसर है उसकी लागत जो है, उसकी जो कॉस्ट है वो क्या होगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। और अगर आपकी कॉस्ट या लागत अगर कम होती है तो जो प्रोड्यूसर है, उस जो उत्पादन करता है, उत्पादनकर्ता जो है उसकी जो इनकम है, उसकी जो आय है वो क्या होती है, जो निवेश करता है, जो इन्वेस्टर है, उसकी इनकम बढ़ जाएगी। और ये क्या है, इसके इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देती है। ये क्या है, इसके इन्वेस्टमेंट या निवेश को क्या है, क्या करेगी, ये बढ़ा देगी। ये लेकिन ये तो हमने सिर्फ एक साइड देखी है। दूसरी साइड क्या होती है, दूसरी साइड ये होती है कि अगर मान लीजिए आपने वेज या मजदूरी को आप कम करते हैं, तो ये जो लेबर है, लेबर की जो इनकम है, उस इनकम को वो क्या करेगा, ये कम कर देता है। और अगर लेबर की इनकम कम होगी तो वो जो गुड्स की डिमांड है, वो डिमांड भी क्या करेगा, वो कम करेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है। जब वो पैसे ही नहीं है और डिमांड नहीं करेगा तो जो प्रोडक्शन लेवल है वो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली क्या है, आपका कम हो जाता है।
और अगर प्रोडक्शन कम होगा तो जो प्रोड्यूसर है उसकी इनकम के ऊपर या उसकी आय के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी आय भी जो है वो कम हो जाएगी और जो प्रॉफिट है वो भी क्या है यहाँ पर कम हो जाते हैं। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ जो कैपिटल है वो भी आपकी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो बेसिकली क्या है, हमें ज़्यादा वेज कट की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट है उनके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, इसमें क्लासिकल है, फिर आपका केन्स आता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे देखी जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है, जो वेज कट के थ्रू जो है आप सही मायने में इन्वेस्टमेंट को नहीं बढ़ा सकते। दूसरा हमारे पास आता है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की जो सरकारी व्यय है, सरकारी व्यय में वृद्धि। तो सरकारी व्यय में वृद्धि का कॉन्सेप्ट क्या है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैज़ प्रोवाइड वेरी इफेक्टिव स्टिमुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू Kuhara, Henshin and other government expenditure can be kinds government spend on social security activities, promote the general welfare of people such unemployment, insurance, grants, education, medicine और हेल्थ। तो गवर्नमेंट क्या है, बेसिकली 3 टाइप के खर्चे करती है। 3 टाइप के खर्चों में क्या क्या आता है, एक तो आपका आता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, सोशल सिक्योरिटी देती है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब जो यहाँ पे है कि वो आपको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा इसमें क्या है, जो लोगों का कल्याण है, पहले सामाजिक सुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा देती है। दूसरा गवर्नमेंट किसके ऊपर खर्च करती है, एजुकेशन के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं क्या, शिक्षा। थर्ड जो इसमें बोलता है वो आपका बोलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। तो बेरोजगारी की जो कंडीशन है उसके अंदर भी जो गवर्नमेंट है वो निवेश करती है, जिसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है उसके अंदर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है। उसके बाद जो ये तो आपके पास फर्स्ट पार्ट हो गया जिसको हम नाम ए दे देते हैं। सेकंड हमारे पास पार्ट बी और क्या है कि गवर्नमेंट स्पेंड करती है किसके ऊपर, पब्लिक वर्क के ऊपर। जैसे गवर्नमेंट क्या है, कुछ रोड बनाती है, रोड्स बनवाएगी गवर्नमेंट, और उसके बाद जो बिल्डिंग्स हैं कुछ बिल्डिंग्स बनवाती है। तो जो ब्रिज है, हॉस्पिटल है, तो ऐसी चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट खर्चा कर सकती है। सी कंडीशन क्या आती है, गवर्नमेंट स्पेंड जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट होते हैं जैसे इरिगेशन हो गया। इरिगेशन को हम बोलते हैं क्या, सिंचाई की सुविधाएं, कि सिंचाई के ऊपर पैसा गवर्नमेंट ने खर्च किया। तो ये सारे क्या हैं, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं। अगर गवर्नमेंट जो है अगर इनके ऊपर पैसा खर्च करती है, कि मान लेते हैं मंदी की स्थिति है, किसकी स्थिति है, मंदी की, जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन या जिसको हम बोलते हैं मंदी की स्थिति। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करेगी, जो गवर्नमेंट है वही इन्वेस्टमेंट करती है। गवर्नमेंट अपना जो एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ा देगी। सरकार क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है और उसका जो एक्सपेंडिचर है उसको वो क्या करेगी, बढ़ाएगी। क्यों, क्योंकि मंदी की स्थिति में जब डिमांड नहीं है गुड्स की, जब डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा। जो प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो निजी निवेशकर्ता होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो आपका क्या होता है, यहाँ पर कम होता है। तो इसकी यहाँ पर हमने बात करी। तो ये क्या है, एक ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ऐसी कंडीशन के अंदर निवेश करे। उसके बाद आता है प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी क्या है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पहले तो हिंदी में हम इसको बोलते हैं कीमत समर्थन नीति। कीमत समर्थन नीति हम इसको बोलते हैं। कीमत समर्थन नीति का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को जो है जो वो कोशिश करनी चाहिए कि जो बाज़ार है, जो मार्केट है आपकी, उसके अंदर जो गुड्स के प्राइजेज हैं, जो आपके पास क्या है, गुड्स एंड जो सर्विसेज हैं, गुड्स एंड जो सर्विसेज हैं, उसकी कीमतों को क्या करना चाहिए, स्थिर करना चाहिए। तो इनकी कीमतों को कैसे स्थिर किया जा सकता है उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी मार्केट में जो गुड्स जो सर्विसेज है, अगर उनकी कीमत जो है वो स्थिर होगी, तो वो जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनको ये क्या करती है, प्रमोट करती है कि वो इन्वेस्टमेंट को क्या करें, ज़्यादा करें, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। तो ये कैसे होगा कि अगर मान लीजिए कि कभी इकोनॉमी में ऐसा होता है कि कोई गुड एक्स का आपने प्रोडक्शन करा, ठीक है,
और इस गुड़ के जो प्राइस हैं वो आपने रखे 100 रुपीज़। लेकिन मार्केट में क्या आ गई, ऑटोमेटिकली डिप्रेशन की कंडीशन आ गई। तो इस डिप्रेशन की कंडीशन के अंदर क्या है, जिसको हम बोलते हैं मंदी की स्थिति, उसके अंदर क्या है, गुड्स के जो प्राइस हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, कम। तो ये जो प्राइस हैं वो चले जाते हैं 100 रुपीज़ से नीचे, मान लेते हैं ये जो चले गए वो 80 रुपीज़ के आसपास चले गए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को तो धक्का लगेगा, क्यों, क्योंकि उनका नुकसान हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये जो गुड़ है जो 80 रुपये का हो गया था, इसको गवर्नमेंट को 20 रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट करके इसकी कीमत जो है वो 100 रुपये के इक्वल ही रखनी चाहिए। ये किया जा सकता है। दूसरा क्या है कि जो गवर्नमेंट, अगर मान लीजिए जो तेज़ी की स्थिति आ गई, महंगाई की आ गई, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, कि अगर इन्फ्लेशन की जो कंडीशन अगर वो आ गई तो जो गुड्स के प्राइस हैं वो क्या करेंगे, वो प्राइस क्या है, बढ़ जाएंगे। अगर ये प्राइस बढ़ गए तो प्राइस बढ़ने के साथ साथ हमें पता है कि गुड्स की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी जो है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो प्राइस है उसको स्टेबल रखना चाहिए और कुछ जो है सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करा देनी चाहिए, ताकि जो गुड्स के प्राइस है वो 100 रुपीज़ के आसपास ही रहे। इससे क्या है, जो इन्वेस्टर होता है जब वो ये देखता है कि मार्केट में जो गुड्स वो का प्रोडक्शन वो कर रहा है उसके प्राइस जो है वो ज़्यादा चेंज नहीं होते, कम या ज़्यादा नहीं होते, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट आपका ज़्यादा किया जाता है। ऐसी कंडीशन के अंदर जो है निवेश ज़्यादा किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास 6 पॉइंट आता है कि आपका जो एबोलिशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी है, कि आपकी जो एकाधिकार प्रवृत्ति की समाप्ति करें। एकाधिकार प्रवृत्ति की समाप्ति, कि ये क्या होती है, कि एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिनको हम बोलते हैं एल.आर. कलियन। एल.आर. कलियन की एक बुक है द केन्जियन रिवैल्यूएशन, उसके अंदर इन्होंने क्या है सजेस्ट करा कि अगर आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं तो मोनोपोलिस्टिक जो कंडीशन है, जो मोनोपोली है, उसको आपको क्या है एबोलिश करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, ताकि अगर आपने मोनोपोली जो कंडीशन है, अगर मोनोपोली को आपने क्या कर दिया, हटा दिया। मोनोपोली क्या होती है, मोनोपोली पहले हम समझते हैं। एकाधिकार बाजार क्या होता है, जहाँ पर किसी भी गुड्स का, मान लेते हैं आपका कोई गुड्स एक्स है, तो इसका एक ही क्या होता है, एक सिंगल सप्लायर होता है। सिंगल क्या है, सप्लायर होता है, सिंगल ही आपका क्या है, प्रोड्यूसर है। तो ऐसी मार्केट को हम बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। तो ये कहता है कि जो आपकी ये मोनोपोली मार्केट है, इस मोनोपोली मार्केट को आपको क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। जब आप इसको ख़त्म करेंगे तो जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, जो नए निवेशकर्ता हैं, वो मार्केट के अंदर क्या है, पैसा लगाते हैं और नया इन्वेस्टमेंट जो है वो मार्केट के अंदर आता है। उसके बाद जो आपके पास 7th पॉइंट है, 7th पॉइंट आपका बताता है कि आपका प्रमोशन टू रिसर्च, कि जो आपकी रिसर्च है, जो अनुसंधान है, अनुसंधान जिसको हम बोलते हैं कि अनुसंधान का विस्तार, कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, नए नए रिसर्च करने चाहिए। और जब इस गवर्नमेंट नए रिसर्च करती है तो उन रिसर्च को क्या है, सभी जो इंडस्ट्री हैं, जितनी भी उद्योग हैं, उनके साथ शेयर करना चाहिए, ताकि जो उनको प्रमोट जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाने का मौका मिले। तो ये आता है। उसके बाद एक आपका जो आता है नेक्स्ट, पंप प्रीमिंग। पंप प्रीमिंग जिसको हम बोलते हैं हिंदी में क्या, पंप प्रीमिंग को हम हिंदी में बोलते हैं समुद्दीपन। समुद्दीपन क्या होता है, ड्यूरिंग द डिप्रेशन पीरियड, क्या है कि डिप्रेशन यानी कि अगर जो मंदी की स्थिति है, उस मंदी की स्थिति के बारे में यहाँ पे बात करी गई है कि अगर मान लीजिए मार्केट में क्या है, मंदी की स्थिति है, जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें पता है कि जो प्राइवेट कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करती, वहाँ पे जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो होता है, जो प्राइवेट निजी निवेश जो होता है वो आपका कम होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर किस तरीके से मार्केट को जो है वो निकाला जाए, उसकी यहाँ पर बात करी गई है। द पॉलिसी इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट विद द व्यू ऑफ स्टिमुलेटिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड पंप प्रीमिंग। मतलब कि आपका क्या है कि ऐसी कंडीशन के अंदर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
इन्वेस्टमेंट करेगी तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट होती हैं, और वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी क्या है एक तरीके से आपको बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं क्या, आपका पंप प्रीमिंग, या इसको हम बोलते हैं समुद्दीपन। तो इसके क्या हैं दो वे हो सकते हैं। पहला तो ये है कि व्हेन द गवर्नमेंट इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज डज सो बाय बोरोइंग फ्रॉम द बैंक, कि जो गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगी तो उस इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट जो है वो बैंक से लोन लेके कर दे, कि बैंक से क्या है लोन लिए जाए। जब बैंक लोन लेगा, गवर्नमेंट जो है बैंक से लोन लेगी, तो इसके अंदर जो है वो क्रेडिट क्रिएशन होता है, यानी कि बैंक जो है वो क्रेडिट क्रिएशन करता है। ये हम क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे जब और चैप्टर्स हमारे पास आएंगे। और दूसरा क्या होता है कि जो बैंक के पास जो फालतू के फंड पड़े हैं, जिनका गवर्नमेंट जो बैंक वो जिस मनी का यूज़ नहीं कर पा रहा, तो ऐसी कंडीशन में जो है उस मनी का यूज़ हो जाता है, और जो मनी बेकार पड़ी हुई थी वो कहाँ जाती है मार्केट में, और लोगों की क्या है इनकम बढ़ती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है लोगों की इनकम बढ़ेगी, और जब इनकम लोगों की बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे डिमांड को बढ़ा देंगे। और जब एक बार डिमांड बढ़नी स्टार्ट होती है तो इसका रिजल्ट ये होता है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देते हैं। दूसरा क्या है कि एज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट इनकम इंक्रीज मैनी टाइम्स अंडर द इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर। यहाँ पे जो मल्टीप्लायर है उसके इफेक्ट की यहाँ पे बात करिए। मल्टीप्लायर को हिंदी में बोलते हैं गुणक, कि आपका जो मल्टीप्लायर है वो क्या होता है, उसकी हम जो हमारा चैप्टर आएगा आगे तब हम इसकी बात करेंगे, तब ये आपको समझ में आएगा। उसके बाद हमारे पास आता है कि सोर्स ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, के आपका जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है उसके सोर्स क्या हैं, जिसको हम बोलते हैं स्वायत्त निवेश के स्रोत। स्वायत्त निवेश के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। पहला है टैक्सेशन, कि गवर्नमेंट क्या करे टैक्स लगा दे, और जब गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो गवर्नमेंट की जो इनकम है वो क्या होगी इंक्रीज़ होगी, गवर्नमेंट की जो आय है, सरकार की जो आय है वो बढ़ जाती है। और ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है जब गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी तो गवर्नमेंट क्या है नया इन्वेस्टमेंट कर पाएगी, और इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ जाएगा। बट ये जनरली क्या है इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपका इन्वर्सली भी क्या है इफ़ेक्ट करती हैं, कि ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा कि लोगों की जो क्रय शक्ति है, जो लोगों की इनकम है, ये गवर्नमेंट की इनकम तो बढ़ गई कि टैक्स लगाया यहाँ पे तो गवर्नमेंट की जो आय है वो बढ़ गई, लेकिन जो लोग हैं, जो पब्लिक हैं, उस पब्लिक की इनकम के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उनकी जो आय है वो आपकी क्या होगी कम होती है। उनकी आय क्या होगी कम होगी। अगर उनकी आय कम होगी तो वो डिमांड भी कम करेंगे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो इन्वेस्टमेंट जितना आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए था वो प्रॉफिट आप नहीं गेन कर पाते हो। उसके बाद लोन है कि गवर्नमेंट क्या करे लोन ले ले, कि गवर्नमेंट दो तरीके से जो है लोन लेके जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ा सकती है, कि पहला तो प्राइवेट लोन है कि जो लोग हैं देश में उनसे लोन ले ले, और दूसरा है बैंक से लोन ले ले। तो इसमें जो बेस्ट है वो माना जाता है कि जो लोन है वो गवर्नमेंट को बैंक से लेना चाहिए, कि बैंक के पास जो एक्स्ट्रा मनी जो पड़ी होती है, एक्स्ट्रा मनी जो है उसका यूज़ किया जा सके और उसका यूज़ गवर्नमेंट करे और नया इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट कर सकती है। उसके बाद थर्ड आता है आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग जिसको हम बोलते हैं घाटे की वित्तीय व्यवस्था, इसको हम बोलते हैं क्या घाटे की वित्तीय व्यवस्था। घाटे की वित्तीय व्यवस्था क्या होती है जिसको हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। कि यहाँ पर इसका सिंपल सा जो मीनिंग है वो यह है कि अगर मान लीजिए आपकी गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत है तो इन पैसों की ज़रूरतों को क्या है न्यू नोट जो है, जो न्यू करेंसी है जिसको हम न्यू नोट बोलते हैं, कि मान लेते हैं आपके पास 2-2 हज़ार रुपये के नोट है, ये क्या है आपके पास 2-2 हज़ार रुपये के नोट जो है वो नए छापे जाएँ, न्यू करेंसी छाप के जो गवर्नमेंट की नीड है, गवर्नमेंट की जो हम नीड की बात कर रहे हैं ज़रूरत की, उसको पूरा किया जाए। और जो है इन नए करेंसियों की हेल्प से क्या करे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए।
लेकिन ये कंडीशन जो है वो हमेशा काम नहीं आती कि नई करेंसी जो है छाप के इस डेफिसिट फाइनेंसिंग को पूरा किया जा सके, क्योंकि वो डिपेंड करेगा तब तक कि जब तक जो कंट्री है उसके अंदर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि बेरोज़गारी की स्थिति जब तक है तब तक तो क्या है, न्यू करेंसी को आप छापिए और न्यू करेंसी यानी कि न्यू नोट आप छाप के क्या है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार फुल एम्प्लॉयमेंट अगर आपका आ गया कि आपकी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि पूर्ण रोज़गार की स्थिति अगर आती है, फुल एम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं पूर्ण रोज़गार, इसको हम बोलते हैं पूर्ण रोज़गार की स्थिति अगर आ गई, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है कि जो गुड्स का प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ पाएगा। जो गुड का प्रोडक्शन है वो तो क्या हो जाता है आपका कांस्टेंट, यानी कि वो तो क्या है आपका कांस्टेंट है, स्थिर है वो। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर जो है नए नोट जो है वो छाप दिए गए और वो मार्केट के अंदर आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो आपकी महंगाई है उसी को बढ़ाएंगे। महंगाई को ही क्या करते हैं, ये बढ़ाते हैं। ये क्या करेंगे, इन्फ्लेशन जो है आपके पास उसको बढ़ाते हैं। तो इन्फ्लेशन को ये कैसे बढ़ाएंगे वो हम बात देख लेते हैं। क्या है कि मान लेते हैं कि जो आपका गुड्स है, किसी जो गुड्स है उसकी 10 यूनिट मार्केट के अंदर, और इसके जो प्राइस है वो मान लेते हैं टोटल के जो प्राइस है वो आपके पास है 100 रुपीज़, ठीक। तो ए पर्सन है जिसके पास क्या है 100 रुपये है, एक पर्सन है जिसकी जो इनकम है वो 100 रुपये है, ये इसकी क्या है इनकम है, यानी कि इसकी आय है। तो ये जाके 100 रुपये में इस गुड को आराम से खरीद लेगा, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए इसकी जो इनकम है वो बढ़कर हो जाती है कितनी, इसकी इनकम जो है बढ़ के हो जाती है 1000 रुपीज़, ठीक। और एक और पर्सन है, यहाँ पे हम एक पर्सन और ले लेते हैं, हम मान लेते हैं आपके पास कोई बी पर्सन है और उसकी इनकम भी कितनी है 1000 है। तो अब ये दोनों ही क्या है इस गुड को खरीदना चाहते हैं, दोनों ही क्या है इस गुड को खरीदना चाहते हैं और दोनों के पास इनकम क्या है ज़्यादा है। और मार्केट के अंदर जो गुड्स हैं वो ओनली 10 है, यानी कि ना तो नए बढ़ाए जा सकते हैं ना इनको बढ़ाया जा सकता है। ये क्या है सिर्फ और सिर्फ 10 यूनिट ही है, जिसके प्राइस कितने थे 100 रुपये। लेकिन ये चाहिए क्या अब दोनों को, और दोनों के पास जो है पैसे हैं। कंडीशन के अंदर क्या हो, ऐसी कंडीशन के अंदर जो है वो इनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, जो इनके प्राइस हैं वो बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर जो है वो शर्त लगेगी और बोली लगनी स्टार्ट हो जाती है और हर कोई इसको प्राप्त करेगा और धीरे धीरे क्या है इसकी जो प्राइस है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है नए नोट छापकर इसको जो है पूरा नहीं किया जा सकता। तो ये आपका चैप्टर था और इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।